हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी नवंबर के महीने में आप लोगों के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा जो होगी उसके लिए क्लास 10 के बच्चों को MCQ एडेप्टेशन पैकेज दिया गया है। उस पैकेज के अलग अलग सब्जेक्ट्स का आंसर अभी हम लोग इस चैनल पर कर रहे हैं। इससे पहले आपने MCQ एडेप्टेशन पैकेज के तहत गणित, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के वीडियो को जरूर देखा होगा और मुझे आशा है आपको वह अच्छा भी लगा होगा। उसी सीरीज में आज हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न को हल करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1, संसाधनों के सृजन और विकास में आपके विद्यालय की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों के विकास में हमारे स्कूल की क्या भूमिका है। प्राकृतिक संसाधनों के विकास में हमारा स्कूल मानव संसाधन के विकास का कारण बनता है। इसके अलावा यहाँ जो 3 अन्य कथन दिए गए हैं ये सारे कथन सटीक नहीं है। यह अपनी किताब में तुम जाकर देख सकते हो। प्रश्न संख्या 2, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं अपनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए जो उपाय नहीं अपनाया जाता है वो है लैंड फिलिंग। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सहभागी वन संरक्षण का एक उदाहरण है। तो सहभागी वन संरक्षण सामाजिक जंगल लगाना जो होता है, सोशल फॉरेस्ट्री जिसे हम लोग कहते हैं, वह है। यहाँ वानिकी यह गलत है। सोशल फॉरेस्ट्री सामाजिक वन लगाना। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में हमें कहा गया है कि लेटेराइट मिट्टी की मुख्य फसल कौन सी है। तो लेटेराइट मिट्टी की मुख्य फसल है मूंगफली। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य नहीं माना जाता है। इसका उत्तर है जल प्रदूषण को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज यानी जो धातु न हो। तो इन 4 ऑप्शंस में सिर्फ कोयला है जो धातु नहीं है, अधातु है। बाद बाकी मैग्नेटाइट, चौल्कोपाइराइट और बॉक्साइट ये सभी धातु खनिज हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत जैविक स्रोत का उदाहरण है। गैर परंपरागत लेकिन जैविक स्रोत। देखो सूरज की जो रोशनी है वो भी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन हमें जैविक स्रोत के बारे में बताया जा रहा है। वह है पशुओं के मल व मूत्र, जैसे गाय या बैल का जो गोबर होता है उससे उपला बनाया जाता है। यह गैर परंपरागत ऊर्जा का जैविक स्रोत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8, एक उद्योग जो आम तौर पर पूर्वी से पश्चिमी भारत में स्थान परिवर्तन से गुजरा है वह है सूती वस्त्र उद्योग। यह पूर्व से पश्चिम भारत की तरफ स्थान परिवर्तित हुआ है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन से 2 स्थान भारत में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मुंबई और चेन्नई, वाराणसी और कन्याकुमारी, सिलचर और सूरत, दिल्ली और कोलकाता। तो सबसे पहले इन सभी स्थानों का सड़क मार्ग से जो दूरी है उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हो मुंबई और चेन्नई के बीच की दूरी है 1337.8 किलोमीटर। वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच की दूरी है 2486.9 किलोमीटर। सिलचर और सूरत के बीच की दूरी है 2891.6 किलोमीटर। दिल्ली और कोलकाता के बीच की दूरी है 1539.9 किलोमीटर। यानी यहाँ लिस्ट से तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि सबसे लंबी दूरी जो है वो है ऑप्शन सी, यानी सिलचर और सूरत के बीच की दूरी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के विभाजन से सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित था। ऑप्शन है जूट, रेशम, चाय और खाद्य प्रसंस्करण। उत्तर है जूट। तुम लोग जानते हो विभाजन से पहले
हमारे पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सबसे अधिक होती थी, फलतः जूट का जो उद्योग है वह भी हमारे भारत में सबसे अधिक था। लेकिन विभाजन के बाद जब बांग्लादेश बना तो जूट उत्पादक अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए, जिसके कारण जूट उद्योग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ था। ये थे प्रश्न 10 के उत्तर। आशा है तुम्हें यह उत्तर पसंद आ रहा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन परिवहन का सबसे पर्यावरण अनुकूल साधन है? यानी हम लोगों का वह वाहन जो पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। एक मैनुअल रूप से संचालित नाव, एक हवाई जहाज, एक निजी कार और एक बस। तुम जानते हो ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ही पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। और ऑप्शन ए जो है एक मानवीय रूप से संचालित नाव, जिसे हम लोग हाथ से चलाने वाला नाव भी कहते हैं। यानी हमारा आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12, यदि आप भारत में कॉफी के बागान में हैं तो आपको अवश्य होना चाहिए। तुम जानते हो भारत में कॉफी के बागान सबसे बेहतर कहाँ हैं? मुझे मालूम है तुम सब जान रहे हो, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कॉफी के बागान सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के लिए लागू नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारे। इनके स्रोत प्रवाह संसाधन या नवीकरणीय संसाधन हैं, इनके स्रोत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, इनके बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रारंभिक लागत अधिक है, इनका उत्पादन सीधे तौर पर पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। तो जो कथन गैर परंपरागत स्रोतों के लिए लागू नहीं है वह है ऑप्शन बी, यानी इनके स्रोत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14, आधिकारिक तौर पर संचार का वह माध्यम जो हाल के वर्षों में भारत में विस्तार के कारण बंद हो गया था। ध्यान दो, हमें क्या कहना है? संचार का माध्यम जो भारत में विस्तार के कारण बंद हो गया है और उसके आधुनिक और सस्ते विकल्प अभी उपयोग में हैं। तो हम सब जानते हैं कि टेलीग्राम ऐसा माध्यम था जो संचार का बहुत ही अच्छा माध्यम था। अब इसकी जगह मोबाइल फोन में सोशल मीडिया एप्स ने ले लिया है, तो टेलीग्राम अब भारत में बंद हो चुका है। प्रश्न संख्या 15, तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती कपड़ा उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है? फिर यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में जो आंसर सबसे सटीक है वह है ऑप्शन सी, कम विकसित परिवहन और संचार प्रणाली। प्रश्न संख्या 16, वाटर शेड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाटर शेड प्रबंधन, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जल विभाजन प्रबंधन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन बी, शुष्क मौसम के दौरान पानी की आपूर्ति करना। आशा है ये सारे उत्तर तुम्हें पसंद आ रहे होंगे। यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर लाइक करते जाना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलना। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17, वर्ष 15-16 के लिए फसल उत्पादन, जिसका आंकड़ा हमें मिलियन टन में दिया गया है, नीचे टेबल में हमें दिया गया है। आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बार डायग्राम यानी बार ग्राफ सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ तुम देख रहे हो ए, बी, सी और डी 4 बार डायग्राम हमें दिया गया है। इसमें व्हीट यानी गेहूं का उत्पादन है 92 मिलियन टन। अब यहाँ देखो गेहूं हमें 60 से 80 के बीच में दिखा रहा है, यानी ये तो नहीं है। यहाँ 80 और 100 के बीच में, यानी यहाँ है गेहूं, यानी ये एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा सी में देखो गेहूं 80 के ऊपर है, यानी ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब हम चेक करें मेज यानी मक्का को, मक्का है 22 यानी 20 के ऊपर होना चाहिए। यहाँ देखो यह 20 के ऊपर यहाँ दिखा रहा है, जबकि यहाँ 20 के नीचे है, यानी यह ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 18 में हमें दिया जा रहा है रेशेदार फसल पैदा करने वाले एक क्षेत्र, यानी यहाँ हमें रेशेदार फसल तैयार करने वाले क्षेत्र हैं, और एक रोपण फसल यानी प्लांटेशन जो होता है वो क्षेत्र यहाँ हमें दिखाया गया है। इन दोनों फसलों के क्या नाम हैं? तो ध्यान दो, रेशेदार फसल या रोपण फसल, यह जो क्षेत्र है यह हमारे उत्तर बंगाल से होते हुए असम के रास्ते दूसरे राज्यों तक पहुंचा है। यह मुझे लगता है तुम आसानी से कह सकते हो कि यह चाय है प्लांटेशन उद्योग में। और रेशेदार फसल तो हम लोग जानते हैं कि यह कपास होता है। यानी हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कपास और चाय। तो ये थे ज्योग्राफी के अंतर्गत जो 18 प्रश्न थे उनका उत्तर। इसके साथ ही हम लोग ज्योग्राफी के अंतिम प्रश्न को हल कर चुके हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसे लाइक करो, कुछ कहना हो कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना ताकि वे भी अच्छे क्वालिटी के वीडियोस के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।